आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ और आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। आज बात करते हैं बिहार के उस राजनीतिक दल की जो बिहार की राजनीति में गहरी पैठ रखता है, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी जमीन कमजोर होती जा रही है, जमीनी पकड़ कमजोर होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल का जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे राष्ट्रीय जनता दल ने अब तक की यात्रा की और अब क्या स्थिति है राष्ट्रीय जनता दल की। आरजेडी वाला हो, जादुए के बेवकूफ समझता है। Prasad Yadav has been convicted in the fodder scam and has been found guilty of देश की राजनीति में सबसे उथल पुथल का जो दौर माना जाता है वो माना जाता है 1996 से 1998 का। 1996 के 1 जून को अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों वाली सरकार गिर गई। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 16 मई को तो गठन ही हुआ था, लेकिन जाते जाते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बिहार में हुए पशुपालन घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। मतलब एक दबी फाइल खुल गई और उसके बाद देखिए घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। एसआर बुम्मई जो तब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम हवाला कांड से जुड़ गया। हवाला कांड से नाम जुड़ते ही एसआर बुम्मई को पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद था वो छोड़ना पड़ा। जनता दल में तब कई बड़े नेता थे, लेकिन तत्कालीन व्यवस्था के तहत पार्टी के संचालन की जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव को दे दी गई। लालू प्रसाद यादव तब बिहार का मुख्यमंत्री भी थे और मजे की बात उनके साथ ये रही कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो केंद्र में उनके समर्थन वाली सरकार भी थी। एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हो चुके थे, लालू प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री थे, जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और देवेगौड़ा की सरकार जनता दल के समर्थन पर टिकी हुई थी। माफ कीजिएगा। घोटाले की फाइल खुल चुकी थी, पशुपालन घोटाले की फाइल, और देवेगौड़ा पर बहुत दबाव था कि वो पशुपालन घोटाले में लालू प्रसाद यादव को बचा लें। लालू प्रसाद यादव बार बार दिल्ली जाते थे, देवेगौड़ा से उनकी कई मुलाकातें भी होती थी, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकले। तो आज बात करते हैं कि कैसे जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ और जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो फासला हुआ उसकी मुख्य वजहें क्या थी। उन्होंने जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया, लालू प्रसाद यादव उस समय भी वही जनता दल का अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। मतलब पार्टी का अध्यक्ष ही पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी बना गया, ये मजेदार था। एचडी देवेगौड़ा तो प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन कहा जाता है, उनके कुछ चाहने वाले कहते हैं कि एचडी देवेगौड़ा निजी तौर पर लालू प्रसाद यादव को बहुत पसंद नहीं करते थे। एक किताब लिखी एचडी देवेगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने आत्मकथा लिखी मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। उसमें उन्होंने कहा है कि देवेगौड़ा लालू को पसंद नहीं करते थे। खैर ये सच्चाई तो वही लोग जाने, लेकिन एक घटना का वो जिक्र करते हैं कि लालू प्रसाद यादव पीएम आवास पर 2.5 घंटे तक बैठे रह गए थे देवेगौड़ा से मिलने के लिए। वो देवेगौड़ा जिनकी सरकार ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी के समर्थन से चल रही थी या लालू यादव के समर्थन से चल रही थी, देवेगौड़ा वो 2.5 घंटे तक लालू प्रसाद वहां बैठे रहे और देवेगौड़ा तब तक नहीं आए लालू प्रसाद से मिलने जब तक कि सीबीआई के डायरेक्टर वहां उनके आवास तक नहीं पहुंच गए। मतलब वो आमने सामने मिलना चाह रहे थे लालू प्रसाद से, क्योंकि सीबीआई जांच चल रही थी।
और इसी से लालू प्रसाद यादव बहुत नाराज भी हुए और बाद में जो देवेगौड़ा की सरकार गिरी, माना जाता है कि यही घटना थी जिससे लालू प्रसाद यादव इतने नाराज हो गए कि देवेगौड़ा की सरकार गिराने की राजनीतिक चालें वो चलने लगे और अंततः देवेगौड़ा की सरकार उन्होंने गिराई भी। उन्हें ये लग गया था कि देवेगौड़ा की सरकार उनके काम नहीं आ रही है, मतलब पशुपालन घोटाले में उनको बचाने में देवेगौड़ा अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। देवेगौड़ा की सरकार के समय एक और घटना हुई थी और वो घटना थी कि सीताराम केसरी कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए थे। नरसिम्हा राव का दौर खत्म हो चुका था और सीताराम केसरी के हाथ में कांग्रेस की कमान आ गई थी। सीताराम केसरी और लालू प्रसाद यादव के संबंध बहुत अच्छे थे। लालू प्रसाद यादव सीताराम केसरी को केसरी चाचा कहते भी थे। सीताराम केसरी जब कांग्रेस का अध्यक्ष बने, देखिए सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, किसके मन में क्या चल रहा है ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब के कुछ नेता बताते हैं, कांग्रेस के कुछ नेता, कि केसरी चाचा के मन में भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। वो खुल के भले कहते नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि ऐसी परिस्थितियां बने कि देवेगौड़ा का इस्तीफा हो जाए और केसरी का, सीताराम केसरी का नाम दूसरे लोग प्रस्तावित कर दें और वो प्रधानमंत्री बन जाए। और इसके लिए वो लालू प्रसाद यादव से कई बार बातें भी कर चुके थे। इंद्र कुमार गुजराल ने तो वजह लिख के कहा है कि कई निजी बातचीत में सीताराम केसरी ने प्रधानमंत्री पद की इच्छा जताई थी। देवेगौड़ा की सरकार जब गिरी तब कुछ लोग कहते हैं, उस समय के कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि तब सीताराम केसरी ने बहुत प्रयास किया कि उनका नाम उछाला जाए, प्रस्तावित किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इंद्र कुमार गुजराल तब प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इंद्र कुमार गुजराल के प्रधानमंत्री बनने पर भी लालू प्रसाद यादव को कोई बहुत रियायत नहीं मिली और इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री बने, बताया जाता है कि उसके कुछ दिन बाद लालू प्रसाद उनसे बहुत नाराज भी हुए थे। दरअसल लालू प्रसाद यादव गोपालगंज अपने गांव गए थे किसी काम के सिलसिले में और जब लौटे तो टीवी पर उन्होंने देखा कि पशुपालन घोटाले से संबंधित कुछ खबरें चल रही हैं, तो उन्होंने शायद गुजराल को फ़ोन भी किया। लेकिन तब इंद्र कुमार गुजराल को कुछ ही दिन हुए थे प्रधानमंत्री बने और उन्हें पूरे मामले की बहुत जानकारी भी नहीं थी और वो तब तक सीबीआई डायरेक्टर उनसे मिलने भी नहीं आए थे, ऐसा बताया जाता है। और टीवी पर जो खबर चल रही थी वो ये थी कि जो उस समय के सीबीआई के डायरेक्टर थे जोगिंदर सिंह, तो उनका एक बयान चल रहा था टीवी पर कि हमारे पास लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, पशुपालन घोटाले में उनकी संलिप्तता के पुख्ता सबूत हैं और हम उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे। चार्जशीट का प्रोसेस चल रहा है। इससे लालू प्रसाद बहुत नाराज हो गए थे और वो उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल से तब बात भी की थी, लेकिन तब तक इंद्र कुमार गुजराल इस पूरे केस को समझ भी नहीं पाए थे। कुछ ही दिन पहले तो प्रधानमंत्री बने थे वो। तो लालू प्रसाद बहुत नाराज भी थे और उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को फ़ोन करके शायद ये तक कह दिया था कि हमने ही देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से हटवाकर आपको प्रधानमंत्री बनवाया और आपके राज में ये सब क्या चल रहा है, ये सीबीआई वाले लोग क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे हैं। अब एक तारीख आप याद कर लीजिए, 27 अप्रैल 1997। लालू प्रसाद यादव ने 27 अप्रैल 1997 को, उस समय संयुक्त मोर्चा की जो सरकार थी उसके नेता चंद्रबाबू नायडू, ज्योति बसु, इंद्रजीत गुप्ता, शरद यादव सबको फोन किया था कि भाई ये चार्जशीट दाखिल नहीं होनी चाहिए, इससे आप लोग रुकवाइए। 27 अप्रैल 1997 की बात है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने तब सबको फोन किया था, चंद्रबाबू नायडू को फोन किया था, ज्योति बसु को, इंद्रजीत गुप्ता को, शरद यादव को, और कहा था कि चार्जशीट मत दाखिल होने दीजिए आप लोग, ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन तब शायद सबने एक कह दिया था कि ये रुकवा अगर दें, ऐसा कोई प्रयास किया गया तो मैसेज बहुत बुरा जाएगा, देश में लोग क्या कहेंगे, और सबने उनकी मदद करने से तब शायद इनकार कर दिया था। इंद्र कुमार गुजराल ने तो बजाता अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, कभी समय मिले तो आप लोग पढ़िएगा, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन।
उन्होंने लिखा है कि जब लालू प्रसाद यादव का फोन आया तो मैंने कहा कि मुझे भी अभी कुछ मिनट पहले ही इसकी जानकारी मिली है। मैं फोन रखता तब तक लालू प्रसाद के सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता और उनके वकील कपिल सिब्बल मेरे घर आ गए। ये उन्होंने अपनी किताब में इंद्र कुमार गुजराल ने खुद लिखा है। और उन्होंने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री बने एक ही सप्ताह हुआ था और ना ही इस घोटाले के बारे में उन्होंने कुछ देखा था और ना ही पदभार संभालने के बाद सीबीआई के किसी अधिकारी से वो मिले थे। तो यही बात उन्होंने कपिल सिब्बल और प्रेमचंद गुप्ता को दोहरा भी दी कि अभी उनको इस मामले की बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए फिलहाल वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा था। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके थे और सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने की पूरी तैयारी में थी। 17 जून 1997, ये तारीख याद कर लीजिए, 17 जून 1997। इसके पहले हमने 27 अप्रैल 1997 की बात की थी। अब 17 जून 1997 को तब के बिहार के राज्यपाल AR किदवई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी। चूंकि लालू प्रसाद यादव तब मुख्यमंत्री थे, लिहाजा राज्यपाल की अनुमति जरूरी थी। तो AR किदवई ने 17 जून 1997 को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया कि उनके खिलाफ गहरी साजिश हुई है। उनके पक्ष में कई लोग आए, शिवानंद तिवारी ने भी मोर्चा खोल दिया, सबने मोर्चा खोला। अब क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसी चाल चली कि जो केंद्र में सरकार थी संयुक्त मोर्चा की, उसके सामने संकट आ गया। इधर जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसने नैतिक दबाव बनाना इंद्र कुमार गुजराल पर शुरू किया कि भाई लालू प्रसाद यादव का इस्तीफा करवाइए, चार्जशीट हो जाएगा, बहुत बदनामी होगी, वो हमारे गठबंधन के नेता है और गठबंधन का कोई नेता घोटाले में शामिल होकर मुख्यमंत्री बना रहेगा तो समाज के सामने हम लोग कौन सा मुंह लेके जाएंगे, उनका इस्तीफा करवाइए। उसके बाद जनता दल, जिसके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे, कि अंदर भी लालू प्रसाद यादव का विरोध शुरू हो गया। तब रामविलास पासवान जी भी जनता दल में थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। शरद यादव जी भी थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। इन लोगों ने भी दबाव बनाना शुरू किया और बाजाप्ता सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी कि भाई इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो केंद्र सरकार इस सरकार को बर्खास्त कर दे। शरद यादव और रामविलास पासवान जी ने यह दबाव बनाना शुरू किया। इन सबके बीच राष्ट्रीय माफ कीजिएगा जनता दल के अध्यक्ष पद का चुनाव भी आ गया। इसमें फिर देखिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा तब के नेताओं को। चुनाव होना था और उस समय लालू प्रसाद अध्यक्ष थे। लालू प्रसाद यादव को लगा कि चूंकि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय माफ कीजिए जनता दल तब बिहार में दूसरी बार सरकार बना रहा था और उनके नेतृत्व में पार्टी का काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका विरोध नहीं होगा और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल के सामने प्रस्ताव भी रख दिया था कि भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मैं दे देता हूं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बने रहने दिया जाए। ये सब बातें चल ही रही थी कि शरद यादव ने अचानक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया और इससे लालू प्रसाद यादव घिर गए। उन्हें लगा था कि वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, लेकिन शरद यादव ने नामांकन कर दिया। इधर लालू प्रसाद यादव ने बहुत ही चालाकी से अपने मित्र और सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह जी को, वैशाली वाले, वो भी अब नहीं रहे, उनको पार्टी का निर्वाचन अधिकारी बना दिया था। शरद यादव इसके खिलाफ कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने रघुवंश प्रसाद सिंह को जनता दल का निर्वाचन पदाधिकारी पद से हटाकर मधु दंडवते को निर्वाचन अधिकारी बना दिया। पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए शरद यादव ने काफी बड़ी संख्या में अपने लोगों को भर लिया था अच्छे अच्छे पदों पर। लालू प्रसाद यादव को यह पक्का विश्वास हो गया कि जो शरद यादव के लोग हैं वो अध्यक्ष पद के लिए इनका समर्थन नहीं करेंगे और लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष का चुनाव हार जाएंगे। खैर, 4 जुलाई को इंद्र कुमार गुजराल ने अपने घर पर सहयोगी दलों के नेताओं को खाने पर बुलाया था। लालू प्रसाद यादव भी उस पार्टी में गए थे।
उन्होंने पार्टी में ही गुजराल से कहा था कि भाई शरद यादव जी से कहिए कि चुनाव से हट जाए, मैं पार्टी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन शरद यादव का कद तब, भले ही प्रधानमंत्री गुजराल थे, लेकिन शरद यादव का कद राजनीति में गुजराल से बहुत बड़ा था और आई.के. गुजराल तब शरद यादव के सामने लालू प्रसाद का ये प्रस्ताव नहीं रख पाए। लालू प्रसाद यादव ने गुजराल को दूसरा प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे देंगे, उन्हें अध्यक्ष पद पे बने रहने दिया जाए। हालांकि ये सच्चाई है कि उसके पहले लगभग ये तय हो चुका था कि लालू प्रसाद को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सीबीआई चार्जशीट की तैयारी में थी। अब बात आती है 5 जुलाई को। 5 जुलाई को लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा खेल किया। उन्होंने सदन में राष्ट्रीय जनता दल के गठन का ऐलान कर दिया। जनता दल पूरी तरह से टूट गया, मतलब जनता दल को जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही तोड़ दिया। यह भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अनूठी घटना थी जिसमें पार्टी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही तोड़ दिया। जनता दल को जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के गठन का ऐलान कर दिया और उनके नेतृत्व में 22 एमपी आ गए। 22 में से 22 एमपी तब थे जनता दल के। बिहार से 16 सांसद उनके नेतृत्व में आ गए। 6 राज्यसभा सांसदों ने भी उनका समर्थन कर दिया। लोकसभा के 16 और राज्यसभा के 6 सांसदों ने भी लालू प्रसाद यादव का समर्थन कर दिया और लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी का नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल। कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल नाम का सुझाव उनको बहुत ही कद्दावर समाजवादी एक नेता थे रामकृष्ण हेगड़े, उन्होंने ही दिया था। खैर, ये वो जाने कि किन्होंने दिया था किन्होंने नहीं दिया था, लेकिन कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प है कि लालू प्रसाद यादव ने ही रामकृष्ण हेगड़े को जनता दल से निकाला भी था। खैर, ये उनकी अपनी बात है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव से जब सवाल पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, क्षेत्रीय पार्टी होगी, तो लालू प्रसाद यादव कुछ साफ जवाब नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा था कि ये ओरिजिनल पार्टी होगी। तब के पत्रकारों से आप पूछिएगा जिन्होंने कहा था, तो पूछा था सवाल, तो उन्होंने कहा था कि ये ओरिजिनल पार्टी होगी। खैर, गुजराल उस समय लालू प्रसाद यादव के कई एहसानों से दबे हुए थे। इसमें कोई किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए कि उनकी सरकार ही लालू प्रसाद यादव के सहयोग पर टिकी हुई थी। इसलिए जब इन्होंने अलग पार्टी बनाई तब भी गुजराल ने इनके लोगों को अपने मंत्रिमंडल से नहीं निकाला। आपको याद होगा रघुवंश प्रसाद सिंह, कांति सिंह और जयनारायण निषाद तब भी मंत्रिमंडल में बने हुए थे। लालू प्रसाद यादव के सहयोग से इंद्र कुमार बिहार से राज्यसभा पहुंचे थे। इसका एहसान वो हमेशा मानते भी रहे। बाद में जोगिंदर सिंह जो सीबीआई के प्रमुख थे तब, उनको पद से हटाया भी गया और कहा जाता है खुद जोगिंदर सिंह ने भी कहीं ये बात कही थी कि लालू प्रसाद यादव को खुश करने के लिए जोगिंदर सिंह को सीबीआई प्रमुख के पद से हटाया गया। खैर, लालू प्रसाद ने तब अपनी अलग पार्टी बना ली। उनके समर्थक उनके साथ खड़े हो गए। हैरानी की बात यह है कि 1997 को 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने सबको हैरान तब किया जब 5 जुलाई 1997 को पार्टी बनाने के बाद 24 जुलाई 1997 उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। अचानक राबड़ी देवी का नाम सामने ला दिया और बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। उनके इस राजनीतिक फैसले की बहुत आलोचना हुई। उनके पार्टी के भीतर भी इसकी आलोचना शुरू हो गई। ले दे के सरकार की कमान जेल में बैठे लालू प्रसाद यादव के हाथ में रही। 30 जुलाई 1997 को उन्होंने सरेंडर किया। कानूनी कार्रवाई का दौर भी चला। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहे। जेल में बैठे बिहार की सरकार भी चलाते रहे। राबड़ी देवी नाम का मुख्यमंत्री भी बनी रही। साल 2000 में राबड़ी देवी थोड़े कम बहुमत के साथ जैसे तैसे सरकार में वापसी करने में कामयाब हुई। तब पार्टी और सरकार दोनों में लालू प्रसाद यादव के दोनों सालों, साधु यादव और सुभाष यादव की दखल
बहुत बढ़ गई। अपराध का, अव्यवस्था का जबरदस्त बोलबाला पूरे राज्य में हो गया। अपहरण की तो घटनाएं ऐसे हो रही थी मानो कि कोई सामान्य घटना हो। हर चौक चौराहे से किसी ना किसी का अपहरण हो जाता था। एक एक जिले में एक एक दिन में 10 से 15 लोग फिरौती के लिए अगवा किए जाने लगे थे। अव्यवस्था का आलम जबरदस्त था। अपराध चरम पर पहुंचा। लालू प्रसाद यादव की राजनीति चलती रही। 2009 के लोकसभा चुनाव में मात्र 4 सीटों पर उनकी पार्टी सिमटी। 2010 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की करारी हार हुई। तब कहा जाने लगा कि राजद अब खत्म होने के कगार पर है। लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार से हाथ मिला लिया, बहुत ही चालाकी से, और नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बने। हालांकि नीतीश कुमार उस गठबंधन से निकले, लेकिन लालू और उनकी पार्टी ने इसका फायदा उठा लिया। खैर, अलग अलग चीजें हैं। 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में उनको सजा भी हुई, ऐसा नहीं है। 64 मामले पशुपालन घोटाले के कुल दर्ज हुए थे। इसमें 6 में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाए गए थे। और चाईबासा में 37.7 करोड़ की निकासी और उसमें धांधली के आरोप में लालू दोषी करार दिए गए। 5 साल की सजा मिली। इसी सजा के चलते चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी भी लगी। लालू प्रसाद के जेल जाने, कानूनी संकटों में घिरने से कई बार ऐसा लगा कि पार्टी संकट में आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2020 के चुनाव में उनके बेटे तेजस्वी यादव ने अकेले राजद के लिए चुनाव प्रचार किया और पार्टी को अच्छी जीत भी दिलाई। लेकिन 2025 आते आते तेजस्वी यादव की जमीनी पकड़ कमजोर होती गई, और उसकी ठोस वजह यह है कि लालू प्रसाद जब तक राजद के नेता रहे, उन्होंने भले ही मुस्लिम और यादव का नारा दिया, मुस्लिम यादव की राजनीति की, लेकिन सिर्फ मुस्लिम यादव ही नहीं, अलग अलग जाति वर्ग के भी कुछ चेहरे को आगे करके राजनीति करते थे। जैसे रघुवंश बाबू का नाम आ ही गया है, तस्लीमुद्दीन का नाम आपको याद होगा ही। मुस्लिम में और भी कई चेहरे थे जिनको आगे करके चलते थे, शिवानंद तिवारी, रघुनाथ झा। तो इस तरह के चेहरे, वो जगदा बाबू, इस तरह के चेहरे वो आगे करके चलते थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी। तेजस्वी के नेतृत्व में जब राजद आया तो राजद में फिर किसी और जाति का कोई नेता उभरा ही नहीं। जिस यादव की राजनीति तेजस्वी यादव करते हैं, उस यादव में भी किसी नेता को तेजस्वी ने नहीं आगे बढ़ने दिया। कोई मुसलमान ऐसा जिसकी चर्चा आप राजद में सुन रहे हो, जैसे किसी जमाने में आप तस्लीमुद्दीन की चर्चा सुन लेते थे या अब्दुल बारी सिद्दीकी की चर्चा सुनते थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी आज भी उसी पार्टी में है, लेकिन आपको कहां दिखते हैं वो? जगदा बाबू अध्यक्ष थे, दिखते कहां थे? तो तेजस्वी यादव ने धीरे धीरे पार्टी को न तो यादवों की पार्टी रहने दिया, न मुसलमानों की पार्टी रहने दिया। A to Z का नारा लगाते रहे और पार्टी सिर्फ तेजस्वी की बना के रह गए। वो पार्टी अब सिर्फ तेजस्वी की बन के रह गई है, और इसलिए तेजस्वी की जमीनी पकड़ अब कमजोर होती जा रही है। जनाधार खिसकता जा रहा है, पार्टी में असंतोष बढ़ा है। 2025 का चुनाव तेजस्वी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो यह है राजद के जन्म की कहानी, जिसकी पृष्ठभूमि में है हवाला, जिसकी धमनियों में बह रहा है पशुपालन घोटाले का खून, मतलब भ्रष्टाचार का खून, और जिसका अंत होगा सिर्फ और सिर्फ मालिकाना प्रवृत्ति की सोच से या सामंती सोच की वजह से।